हेलो गाइस, आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अध्याय में पढ़ चुके हैं, प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने विकास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, यानी सारी चीज़ों को अपने अनुकूल बना लिया। ठीक है। बस्तियाँ, सबसे पहले बस्तियों को जान लेते हैं। किसे कहते हैं बस्तियाँ? वे स्थान जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते हैं। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हो गया। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? अगर हाँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसावस्थान कहते हैं, यानी कि जो बस जाते हैं वहाँ पर जाकर के, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, उसे बसावस्थान कहते हैं। आदर्श बसावस्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं जैसे अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी, अगर ये चारों चीज़ें एक स्थान पर स्थित हैं तो समझ लेना कि वो जो बसावस्थान होगा वो आदर्श बसावस्थान कहलाएगा। ठीक है। फिर हैं बस्तियाँ। बस्तियाँ स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जैसे बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी बस्तियाँ कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानी तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास होते हैं कि दूसरी ऋतु आई के फिर दूसरी जगह चले गए, फिर दूसरी ऋतु आई दूसरी जगह चले गए, इस तरीके से। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। मेरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मेरी की माँ थी मिस थॉम्स ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल में ही गांव में आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैरी के पिता मी थॉम्स ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी माँ ने उत्तर दिया, वे वहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा के तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो यह सारे लोग कहाँ रहेंगे? मी थॉम्स ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियाँ, अवैध कब्जे वाली बस्तियाँ दिखाई देती हैं, या जहाँ लोग भीड़भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल, विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गाँव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाएं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमियाँ, सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है, जैसा कि अक्सर गाँव में होता ही है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, एक ग्रामीण और एक दूसरा है शहरी बस्तियाँ। गाँव और ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं जहाँ लोग, गाँव यानी कि ग्रामीण बस्तियाँ वो होती हैं जहाँ पर लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ठीक है। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोग
को लोगों के जो घर होते हैं दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। इन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, जहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस वाले चित्र में देख भी सकते हैं। यहाँ ये देखें, यह है सघन बस्तियां एकदम पास पास मिली हुई। ठीक है। एक शब्द आया था ऋतु प्रवास। लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशुपालन पालते हैं, जो लोग पशुओं को पालते हैं, मतलब वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। यानी कि जैसा उन्हें अपने मौसम के अनुकूलन के हिसाब से वो चले जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, फंक, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम आप बता सकते हैं। फिर आप परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज में परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं? देखें, ये जो प्रदेश हैं वो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, और ये इनको मतलब जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो इनको इनमें रहना वही बनाते हैं, और इनको इग्लू कहा जाता है। ठीक है। यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ियाँ आप ये चित्र देख सकते हैं। फिर हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊँट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत में के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। इनके बहुत ज़्यादा समय चला जाता था उनका। वे समुद्री मार्ग से या थलिया मार्ग में से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत में यूरोप की यात्रा करने वाले 6 से 8 घंटे का समय लगता है। यानी कि अगर भारत से यूरोप को अगर हम यात्रा करेंगे, वहाँ को जाएंगे, भारत से यूरोप जाएंगे, तो हमें 6 से 8 घंटे का समय लगेगा। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग, जिनसे हम परिवहन करते हैं, यानी कि इधर से उधर जाते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। ठीक है। फिर सड़क मार्ग। कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं, यानी कि जिनकी दूरियां कम होती हैं वहाँ पर जो यातायात होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी सबसे अधिक उपयोग किया जाता है ये सड़क मार्ग। ठीक है। और ये जो सड़कें होती हैं पक्की भी हो सकती हैं, कच्ची भी हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलीय वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचना के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है। ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है पक्की सड़कें और यह है कच्ची सड़क। ठीक है। ये पक्की सड़क, कच्ची सड़क। ओके। अब हम रेल मार्ग को देख लेते हैं। रेल मार्ग कैसे होते हैं? जाइनिंग में से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है।
रेलमार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेलमार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेलमार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेलमार्गों का जाल भलीभांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व में सबसे लंबा रेलमार्ग है? कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये देखें, ये वाला है मार्ग है, इसमें देख सकते हैं आप। फिर आते हैं आखिर जलमार्ग किसको कहते हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन था। ये मुख्यतः दो प्रकार के हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। ठीक है। नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। ठीक है। पत्तन का मतलब होता है जहाँ पर जो जहाज आकर के रुकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ठीक है। ये क्या है? महत्वपूर्ण पत्तन है विश्व के। अगर आप इनसे भी अलग कुछ पत्तनों के बारे में जानते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वायुमार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों पर तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा, जो कि किसके वायुमार्ग के महत्वपूर्ण पत्तन हैं ये। ठीक है। यानी कि जो हेलीकॉप्टर यहाँ करके रुकेंगे। अब आता है संचार। अंग्रेजी, हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के आप नाम लिख सकते हैं कमेंट में। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। ठीक है। संचार तंत्र के विकास का निर्माण करता है। चित्र ये देखें, आप देख सकते हैं 7.10 ये। ठीक है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा पूर्व चेतावनी आदि से सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं।
आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं बल्कि अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज़ एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति में आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रमुख हवाई पत्तन है इनके बारे में, जो समुद्र के पत्तन हैं, जो प्रमुख समुद्र में के जो पत्तन है और जो प्रमुख हवाई पत्तन है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। 1 मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर से है ना ये और दूसरे हैं नीले कलर से, ये वाले डॉट 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 डॉट। तो ये जो लाल वाले हैं, ये वाले तो ये हैं वायुमार्ग और ये ब्लू वाले हैं जलमार्ग हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।